हेलो व्यूअर्स। आज बहुत दिनों के बाद इंडिया ने बहुत अच्छा गेम खेला और आज मुझे वाकई खुशी हुई कि इंडिया ने इतना अच्छा क्रिकेट खेला कि जिसकी हमको हमेशा उनसे उम्मीद रहती है। हालांकि इसमें बहुत सारी गलतियां बांग्लादेश की भी थी, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले तो हम ये बात करें कि पिछले 2 दिनों जो बीसीसीआई ने अपनी चीचा करवाई है, और अपनी ही नहीं करवाई बल्कि पूरे इंडिया की करवाई, पूरी दुनिया में इंडिया की जो जग हंसाई हुई है, उसके लिए बीसीसीआई कुछ जिम्मेदारी लेगा या नहीं लेगा, या सिर्फ उसके मोटे मोटे जो अधिकारी हैं वो वहां पवेलियन में बैठ के प्लेयर्स के साथ प्लेयर्स के लिए जो खाना आता है उसको खाते रहेंगे फ्री में। इसको मतलब इतनी मोटी चमड़ी मैंने किसी आदमी की नहीं देखी जितनी आज आप लोगों ने देखी होगी। शायद वो एक मोटा आदमी है बीसीसीआई में, बस वो हर जगह वहां उसने ऐसी जुगाड़ अपनी फिट कर रखी है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या इसका क्या है ये सोर्स। बस पहले पत्रकार था, अब वो बीसीसीआई में घुसा हुआ है, कांग्रेस का छुटभैया नेता है, और बस इसने हर हर टाइम अपनी बीसीसीआई में अपनी टांग अड़ा रखी है। और बस वहां पे मतलब 2 दिन के जो गेम नहीं हुआ है, मतलब पहले दिन जो गेम खत्म हुआ बारिश हो गई, अगले दिन हमने मान लिया कि बारिश हो रही थी, चलिए ठीक है। उसके बीच में भी हालांकि अगर ये ड्रेनेज का सिस्टम अगर अच्छा होता है इनका तो बीच बीच में गेम करवा सकते थे, लेकिन नहीं। और उसके बाद तीसरे दिन तो गजब ही हो गया, जबकि पूरे दिन बारिश नहीं हुई और धूप भी निकली रही, बल्कि मौसम खुला हुआ था, उसके बावजूद ये लोग मैदान को प्रिपेयर नहीं कर पाए। अब इसमें दुनिया ग्राउंड्समैन को गाली दे रही है। ग्राउंड्समैन क्या करेंगे यार जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही इस तरह का नहीं है। देखिए, किसी भी ग्राउंड में अगर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं होगा, अगर पूरे मैदान में पानी भर जाएगा और उसका प्रॉपर ड्रेनेज नहीं होगा तो ग्राउंड्समैन क्या कर लेगा? कितना बुरादा भर देंगे उसमें, या कितनी मिट्टी लाके भर देंगे, या कैसे उसको ग्राउंड को सुखा देंगे? ग्राउंड्समैन की कोई गलती नहीं है उसमें, पूरी गलती बीसीसीआई की है। और बीसीसीआई को अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन बजाय जिम्मेदारी लेने के या कुछ सॉरी बोलने के या कुछ करने के, ये लोग क्या करते रहे। देखिए, बीच बीच में इन लोगों ने आईपीएल के नए नए रूल्स इन्होंने बीच बीच में छोड़ते रहे शगुफे की तरह, जिससे कि क्या हो कि जनता बीसीसीआई की गलती है जो मैदान को प्रिपेयर ना कर पाने वाली है, इसको छोड़ के आईपीएल के रूल्स को ही डिस्कस करती रहे। 2 दिन से आप लोगों ने देखा होगा, जब मैच नहीं चल रहा था तो बीच में हर एक घंटे में कुछ ना कुछ सारे यूट्यूबर्स आके बैठ जाते थे कि बस अब देखिए ये नया रूल आ गया है, अब ये आरटीएम का रूल आ गया है, अब ये रिटेंशन का रूल आ गया है, अब फलाना, और फिर धोनी खेलेगा कि नहीं, और ये होगा और वो होगा, और कितने प्लेयर रिटेन होंगे। सारी पूरे दिन भर यही बातें चलती रही। ये बीसीसीआई ने जानबूझ के किया, ये बीसीसीआई की स्मार्टनेस है। लेकिन उसके बाद ये देखिए बेशर्मी की हद कि आज जब गेम शुरू हुआ तो बीसीसीआई का राजीव शुक्ला वहां पवेलियन में बैठ के जो प्लेयर्स के लिए जो खाना पीना आता है उसको खा रहा है। यार मतलब क्या है यार, ये कितनी बेशर्मी है ये लोग। एक्चुअली इसीलिए ये इन लोगों का कैरेक्टर यही है, ये फ्री का खाना खाने के लिए, फ्री की ये पूरी दुनिया में घूमने के लिए, अपनी फैमिली के साथ बीसीसीआई के खर्चे पे बढ़िया है सब। ये एक्चुअली चोर चोर मौसेरे भाई हैं, सब मिले जुले हैं। अदरवाइज मुझे एक बात बता दें कि ये राजीव शुक्ला का क्या कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट में, इसका क्या कंट्रीब्यूशन है जो ये बीसीसीआई का ये सेक्रेटरी बना रहता है, या आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल का ये चेयरमैन था पहले, और अभी भी कुछ है, अभी बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट है। इसका क्या क्रेडेंशियल है? बस लेकिन ये है कि वहां फ्री का खाना खाना है, फ्री की पूरी विश्व भ्रमण करना है, इनको फ्री के सारे मैचेस देखना है। यहां देश का तो वो उनकी पार्टी कर ही रही है कबाड़ा, वहां ये जाके बीसीसीआई के पैसे में आग लगा रहे हैं। क्या किया जाए यार इस देश का, मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे ऐसे लोग हैं और वहां पे कितने बेचारे लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन इनको क्या है, ऐसी मोटी चमड़ी होनी चाहिए मुझे लगता है आदमी की, तो फिर मतलब वो तो उससे ज्यादा सुखी तो कोई आदमी नहीं है। उससे ज्यादा सुखी तो वो पप्पू है, बस उसका बॉस जो है। बढ़िया है यार, बहुत ही अच्छा है। इतना मोटी चमड़ी अगर किसी की हो जाए तो फिर उसको क्या बुरा लगेगा इस दुनिया में। खैर चलिए, भाड़ में जाए। तो बीसीसीआई ने तो ये कबाड़ा किया, उसके बाद अब टीम इंडिया के ऊपर सारा प्रेशर आ गया कि अब करना क्या है। 107 रन पे 3 विकेट, और आज चौथा दिन हो गया। लेकिन टीम इंडिया ने क्या गजब की बॉलिंग की।
गजब की तो बॉलिंग क्या की, मतलब उन्होंने वैसी ही बॉलिंग की जैसी उनको करनी थी, कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कोई बहुत अच्छी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की, लेकिन बांग्लादेश ने बहुत ही डिसअपॉइंटिंग बैटिंग की। जिस तरह से मोमिनुल हक खेल रहा था, 40 रन पे वो बैटिंग करने आया, उसके अलावा एक भी बैट्समैन ने ये कोशिश भी नहीं की कि हमको क्या करना है। इंडिया के पास देखिए कोई चांस था ही नहीं। आज चौथा दिन है, मतलब आज के दिन में 98 ओवर्स और कल के दिन में जो आखिरी दिन है उसमें 98 ओवर्स मैक्सिमम फेंके जाने हैं। लेकिन ये इंडिया को बहुत अच्छी तरह बात पता है कि 98 ओवर्स एक दिन में नहीं हो सकते। और इन्होंने क्या किया कि बांग्लादेश का तो चलिए ठीक है, बांग्लादेश को तो उन्हें मैच जीतने से कोई मतलब नहीं, वो तो ड्रॉ कर लेंगे, तो वो चलो हमने इंडिया के साथ ड्रॉ कर लिया। वो बाद में कैसे ड्रॉ हुआ, क्या हुआ, 2 दिन मैच हुआ ही नहीं, बारिश में धुल गया, इसको रिकॉर्ड्स में कोई नहीं देखता है। व्हाट गोज इन द रिकॉर्ड्स इज अ ड्रॉ अगेंस्ट इंडिया एट होम। तो वो तो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है बांग्लादेश जैसी टीम के लिए। तो वो उनका तो 1 पॉइंट प्रोग्राम था कि हमको तो बस किसी तरह ड्रॉ के लिए खेलना है। लेकिन मोमिनुल हक के अलावा और किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। मतलब एक मोमिनुल हक ही था जो कि बाद में नॉट आउट भी गया। उसके अलावा आप देखिए, जाकिर हसन तो पहले 0 पे आउट हो गया था, शादमान इस्लाम और ये आपका नजमुल शंतो, ये 3 विकेट हो चुके थे 107 रन पे 3 विकेट जब इन्होंने खेलना शुरू किया था आज सुबह। उसके बाद मुशफिकर रहीम को बुमराह ने बहुत बढ़िया बोल्ड कर दिया। वो बॉल बहुत अच्छी थी, बुमराह ने उसको सेटअप किया और उसके बाद अंदर लाके, और वो मौलवी को तो समझ में ही नहीं आया। पता नहीं ये मूंछ कटा के दाढ़ी बना के अपने आप को क्या कौन सा हीरो समझते हैं ये लोग, किस किस क्या फालतू की काम करते हैं ये लोग। इसके बजाय जरा ढंग का क्रिकेट खेलने में, प्रैक्टिस करने में लगाए यार, तो उससे कुछ होगा ना। बोल्ड हो गया ना सीधी बॉल पे, सीधी तो नहीं थी, बुमराह ने उसको सेटअप करके आउट कर दिया। मुशफिकर रहीम चलिए थैंक यू हो गया। उसके बाद आया लिटन दास। अब लिटन दास के सामने वो तो पहली बॉल पे ऐसा लग रहा था कि घुमाने के चक्कर में है, डर के मारे, लेकिन बुमराह के सामने उसका कुछ बस चल नहीं पाया। फिर सिराज को लगाया, सिराज ने उसको आउट कर दिया। सिराज के पहले एक्चुअली वो जडेजा को भी इन्होंने लगाया, और वो बहुत अच्छा मूव था क्योंकि पिछले टेस्ट में जडेजा ने उसको दोनों पारियों में आउट किया था। तो वो रोहित शर्मा का बहुत अच्छा मूव था। रोहित शर्मा ने आज कप्तानी बहुत अच्छी की और कुल मिला के पूरी टीम ने भी रिस्पॉन्ड किया। फिर लेकिन अब आप ये बताइए, लिटन दास को मोहम्मद सिराज ने जो आउट किया है वो तो बहुत मतलब किस्मत से मोहम्मद सिराज को विकेट मिल गया। लिटन दास को पता नहीं क्या हो गया था, पागलों की तरह शॉट मारने चल दिया। और फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने भी ऐसा उछल के एक हाथ से कैच पकड़ लिया। कभी कभी हो जाता है ऐसा, और बहुत बढ़िया। देखिए अटेम्प्ट तो करता है प्लेयर, अटेम्प्ट तो हर बार करता है। एक बार अटेम्प्ट अगर आपका सही हो जाए तो फिर किस्मत साथ देती है इस तरह के कैचेस में, क्योंकि आपकी जंप भी टाइम होनी चाहिए, बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे आपको जंप करना चाहिए। फिर आपको अंदाजा लगाना है कि भाई बॉल कितनी ऊपर है, क्या है, किस स्पीड से आ रही है। फील्डर कोशिश करता है, लेकिन वो फील्डर की कोशिश करने में सारा कॉम्बिनेशन अगर जम जाए तो कैच हो जाता है। वो एक हाथ से कैच पकड़ लिया, लिटन दास पागल हो गया। अब लिटन दास को पागल होना ही चाहिए था, बेवकूफों की तरह का शॉट मारने का मतलब क्या है। फिर उसके बाद शाकिब अल हसन। अब शाकिब अल हसन बताइए आप, शाकिब अल हसन को भी वही शॉट मारने की आ गई। ये दोनों ने, शाकिब अल हसन और लिटन दास, इन दोनों ने वही शॉट मारा जो इन्होंने पहले टेस्ट मैच में मारे थे। उसी तरह से बिल्कुल पता नहीं क्या इनके ऊपर भूत सवार हो गया कि हम तो बराबर कर देंगे मार पीट के। लिटन दास का भी वैसे ही लग रहा था, गुस्से में उसने शॉट मारा। ऐसे ही शाकिब अल हसन, या तो उसको बॉल ही समझ में नहीं आ रही थी या उसने कहा कि मैं तो मार देता हूं छक्का, वो भी आउट हो गया। सिराज ने कैच पकड़ लिया गिरते पड़ते किसी तरह से। अब वो पूरी दुनिया तारीफ कर रही है सिराज ने क्या कैच पकड़ा, क्या कैच पकड़ा, बढ़िया कैच पकड़ा। लेकिन बाद में वो जो तमीम इकबाल जो कमेंटेटर है, वो जब ये लोग ब्रेक में बात कर रहे थे, तो जब ये इसने पूछा एंकर ने तमीम से कि कैसा कैच था सिराज का, तो उसने कहा कि ये कैच वाकई अच्छा था क्या। एक्चुअली वो कैच अच्छा नहीं था क्योंकि इतनी हवा में बॉल गई थी, सिराज उसको जज ही नहीं कर पाया। सिराज की कैचिंग बड़ी गड़बड़ है, मतलब इतना ऊंचा कैच गया है, आप मिड ऑन पे खड़े हुए हो, मिड ऑफ पे जहां भी था, और वहां पे इतने ऊंची जाने के बाद भी वो जज नहीं कर पाया कि उसको आखिरी में लोट लाट के हाथ फेंक के कैच पकड़ना पड़ा। ये इसकी फील्डिंग बड़ी गड़बड़ है सिराज की। लेकिन चलिए ठीक है। फिर उसके बाद मेहदी हसन मिराज।
मेहंदी हसन मिराज बताइए आप, वो अटैकिंग मूड में था। अब इतना अटैकिंग खेलने की जरूरत क्या थी? इन लोगों को मैच बचाने के लिए खेलना चाहिए था, और विकेट में ऐसा कुछ हो नहीं रहा था। जब तक बांग्लादेश बैटिंग कर रही थी विकेट बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन पता नहीं क्या, ना तो एक बॉल ऊपर नीचे हुई, ना कुछ हुआ, ना कोई ऐसा भयानक स्पिन हो रही थी बॉल, कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी पागलों की तरह शॉट खेल खेल के और बुमराह ने फिर उसको आउट कर दिया। बुमराह के सामने अगर आप जरा सा भी लेजी शॉट मारोगे तो फिर बुमराह छोड़ने वाला नहीं है। बाद में फिर ताजुल इस्लाम को भी बोल्ड कर दिया बुमराह ने, फिर हसन महमूद को सिराज ने एलबीडब्ल्यू कर दिया, खालिद अहमद बचा था आखिरी तो उसको जडेजा ने कॉटन बोल्ड कर दिया। इधर मोमिनुल हक दूसरे एंड पे रह गया, खड़ा ही रह गया बिल्कुल। उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, लेकिन वो तो 107 रन पे नॉट आउट, बाकी कोई पार्टनर ही नहीं बचा। तो किसी भी ये शाकिब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज और अपना लिटन दास, इन लोगों में से कोई भी अगर ढंग से खेलता, अप्लाई करता, या इन तीनों बल्लेबाजों का ये होना चाहिए था कि भैया हमको आउट नहीं होना है। और ये तो ऐसा शॉट मारा इन लोगों ने, तीनों नहीं, कि मतलब समझ में नहीं आया कि इन लोगों की तो अप्रोच क्या है। इंडिया ने जिस तरह की अग्रेसिव अप्रोच रखी है, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ बांग्लादेशी बैट्समैन का है। मैं कोई क्रेडिट नहीं स्नैच कर रहा हूं इंडियन बॉलर से, उनको तो पूरी कोशिश करनी थी, लेकिन विकेट में कुछ जान नहीं थी। तो विकेट में जब जान नहीं हो तो उनके पास तो बेस्ट तरीका है कि भाई वो बैट्समैन के ऊपर ही बॉल करते रहें, विकेट के ऊपर बॉल करते रहें। तो वहां पे बल्लेबाजों ने पूरा पूरा साथ दिया, और इस तरीके से ये लोग 107 पे 3 से जो शुरू हुआ, तो लंच के 1 घंटे आधे घंटे में बस ये लोग हो गए 230 पे ऑल आउट, 233 पे ऑल आउट। फिर क्या था उसके बाद? अब हमको तो पता था कि इंडिया के पास क्या है ऑप्शन, क्योंकि लेकिन क्या है ऑप्शन हमको तो पता है, क्योंकि इंडिया को ये इस मैच से पूरे पॉइंट्स चाहिए डब्ल्यूटीसी के फाइनल में पहुंचने के लिए, क्योंकि अभी ये आगे के मैचेस के लिए कोई चांस नहीं ले सकते। और बांग्लादेश जैसी टीम को अगर आप ना हराएं तो ये आपका एक्चुअली नुकसान है। तो इस वजह से ये लोग जो आए, तो इन लोगों ने तो जो मार पीट शुरू की है, मतलब मजा आ गया देख के। पहले ही ओवर में जायसवाल ने 12 रन ठोक दिए, 3 चौके मार दिए, और अगले ओवर में जो रोहित शर्मा ने 2 छक्के मार दिए पहली 2 बॉलों पे। तो टेस्ट मैच की पहली बॉल पे रोहित शर्मा ने छक्का मारा, पहली 2 बॉलों पे छक्का मारा, ये तो रिकॉर्ड हो गया बिल्कुल कि किसी ओपनर ने बिल्कुल आते साथ ही 2 छक्के जड़ दिए हो। और इंडिया ने तो ऐसी भयानक बैटिंग की कि मतलब आज पूरी दुनिया देखती रह गई। और खासतौर पे पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों का तो रो रो के बुरा हाल है क्योंकि मतलब उनकी टीमें तो ऐसा कहाँ खेलती है, बेवकूफ टाइप के लोग हैं ये लोग। अब इनमें अकल कहाँ है? अब इंडिया का क्या है कि ये बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, ये 2 ऐसे देश है कि इनको तो मतलब भारत से जलने के अलावा कोई काम है नहीं। बाकी अब क्या है, पढ़े लिखे तो है नहीं। अब मदरसे में कितनी पढ़ाई होती होगी और क्या पढ़ाई होती है ये हम सबको पता है, तो उतनी ही अकल है इनमें। तो बस यही है, अब ऊपर वाला दे रहा है इनको बेइज्जती भर भर के। मतलब शर्म नाम की कोई चीज नहीं। बांग्लादेशी कहीं के बेवकूफ ये इतना बढ़िया ये मैच बचा सकते थे, लेकिन पागलों की तरह खेले, और ऊपर से इंडिया ने मार मार के भूसा भर दिया। अब बहुत सारे लोग गाली दे रहे हैं कि रोहित शर्मा ने सिर्फ 11 बॉल में 23 रन बनाए। बात 11 बॉल में सिर्फ 23 रन की नहीं है, बात इंटेंट की है। उस टाइम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था टाइम कि वो मतलब आपको खेलना था, हर हालत में खेलना था, मैक्सिमम जितना खेल सकते हो आप। अभी देखिए आप, बांग्लादेश टोटल 74 ओवर्स खेला, 75th ओवर में आउट हुआ, और कल परसों मतलब पहले दिन उन लोगों ने 35 ओवर्स खेले थे। इसका मतलब यह है कि आज इन्होंने 40 ओवर करीब और खेले, 40 ओवर खेले। 98 ओवर्स में से 40 ओवर बांग्लादेश ने खेले, 58 ओवर्स का गेम बाकी था दिन में। अब उसमें इंडिया की प्लानिंग तो साफ साफ हमको नजर आ रही थी कि इनको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी है और जितने मैक्सिमम रन बना सकें बनाए, और उसके बाद बांग्लादेश को फिर से एंड ऑफ द डे के पहले इनको फिर से इंसर्ट करना है, जिससे उनके 2-3 विकेट ले सके। ये बिल्कुल समझ में आ रहा था, और मुझे बहुत खुशी है जिस तरह का भी इंटेंट दिखाया। अब जब इस तरह से बैटिंग करने आते हैं बल्लेबाज, तो फिर चांसेस भी मिलते हैं, बल्लेबाज जल्दी भी आउट हो जाते हैं। अब रोहित शर्मा का आप देखिए, वो जो 23 रन उसने बनाए, उसमें भी एक एज लगी गया था कॉर्ड बिहाइंड, लेके वो भले आदमियों ने वो पता नहीं क्यों
रिव्यू ही नहीं लिया, किसी को नहीं सुनाई दिया सिवाय मेहंदी हसन मिराज के। वो कह भी रहा था कि ले लो रिव्यू, उसका स्नेक लगा है, लेकिन नहीं लिया। उसके बाद खैर चलिए, अब रोहित शर्मा की भी बदकिस्मती देखिए। रिचर्ड कैटलबरो जो है अंपायर, ये इतना मतलब मेरी नजर में ये अच्छा अंपायर है, लेकिन आज तो पता नहीं उसको जोएल विल्सन की आत्मा चढ़ गई थी। इसका नाम रिचर्ड कैटलबरो की जगह रिचर्ड जोएल विल्सन कर देना चाहिए। कितना गंदा डिसीजन दिया उसने, जो रोहित शर्मा को मेहंदी हसन मिराज की बॉल पे एलबीडब्ल्यू उसने आउट दे दिया। वो बॉल साफ साफ दिख रहा था ऑफ स्टंप। अरे यार, उसने ओवर द विकेट बॉल डाली है, ऑफ स्टंप के बाहर से वो बॉल सीधी सीधी विकेट के बाहर जा रही थी। हमको तीनों स्टंप्स दिख रहे थे जिस टाइम बॉल फेंकी थी। रिचर्ड कैटलबरो ने उसको आउट दे दिया। रोहित शर्मा का इतना दिमाग खराब हो गया, इतना दिमाग खराब हो गया कि ये मतलब उसको रिव्यू लेना पड़ा। अब क्या होता है, जब बैट्समैन इतना ज्यादा मारने पीटने के मूड में हो तो उस टाइम ये जो ब्रेक हो गया ना, इस वजह से रोहित शर्मा का दिमाग खराब हो गया। और आप लोगों ने देखा भी होगा, वो बाद में बहुत गुस्से में था वो कि रिचर्ड कैटलबरो ये कैसे आउट दे सकता है मुझे। और उसके बाद फिर क्या है, गुस्से गुस्से में निकल गई बॉल। मैं रोहित शर्मा को बिल्कुल दोष नहीं देता, मैं आई कैन पुट माई सेल्फ इन द शूज ऑफ रोहित शर्मा कि उसका क्या मेंटल एटीट्यूड रहा होगा उस टाइम की। अरे यार, यहां तो हम एक एक मिनट की हमको मारा मारी हो रही है और इस गधे ने मुझे इस तरीके से आउट दे दिया, जो कि बिल्कुल साफ साफ कोई भी आदमी कभी नहीं दे सकता। रिचर्ड कैटलबरो से मुझे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। खैर ठीक है, अब उसके बाद रोहित शर्मा आउट हो गया। फिर उसके बाद आया शुभमन गिल। शुभमन गिल ने जरूर थोड़ा टाइम लिया सेट होने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर उसने भी मारा 36 बॉल में 39 रन, 4 चौके 1 छक्का। उधर यशस्वी जायसवाल तो लगा ही हुआ था पीटने, उसने तो 19 बॉल्स में 50 कर दी। फिर उसके बाद टोटल 51 बॉल्स में उसने 72 रन बनाए। इधर शुभमन गिल आउट हुआ और उसके बाद ऋषभ पंत आया। ऋषभ पंत लेकिन आज कुछ कर नहीं पाया। अब ऐसा हो जाता है कभी कभी, 11 बॉल में 9 रन बनाए। विराट कोहली आया। विराट कोहली ने भी आज अच्छी बैटिंग की। विराट कोहली ने आज अच्छी बैटिंग की, भले उसने ना 50 बनाई ना 100 बनाया, कुछ नहीं बनाया, भले उसको 2 लाइफ भी मिल गई, लेकिन आज मैं कहूंगा कि विराट कोहली ने बहुत अच्छी बैटिंग की। क्योंकि देखिए, वो तो इट वॉज द नीड ऑफ द आर, वहां तो बल्ला घुमाना ही घुमाना है। अब उसमें जब ऐसा करोगे आप तो फिर चांस मिलते भी हैं आपको। वो लिटन दास ने पकड़ी नहीं बॉल। फिर उसके बाद एक तो बिल्कुल ही रन आउट, मतलब बॉलर को हाथ लगाना था लेकिन पागल ने बिल्कुल 1 फुट जाके बॉल फेंक दी और वो भी स्टंप को मिस कर गई। तीनों स्टंप दिख रहे थे। तो वो इस तरह से विराट कोहली को 2 लाइफ मिली। अल्टीमेटली फिर वो सीधी बॉल पे ही आउट भी हो गया, बोल्ड हो गया। लेकिन विराट कोहली ने अच्छी बैटिंग की, मतलब ऐसा ही करना चाहिए था। और इसके अलावा तो कोई कुछ कर नहीं सकता था ना। आप विकेट बचा के क्या करोगे, आपको उस टाइम रन बनाने थे। और अब आप ये देखिए, अब आए हमारे केएल राहुल। केएल राहुल, आप लोग बताइए। और मैं खासतौर पे मैं उन लोगों से कहता हूं जो लोग केएल राहुल को क्रिटिसाइज करते हैं। मैंने कहा, देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि केएल राहुल खेलता बहुत अच्छा है, उसकी टेक्निक वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी एक तो किस्मत खराब है। मतलब एक तो इंजरीज उसको हो जाती है, दूसरी बात यह है कि वो बहुत ही उल्टे सीधे तरीके से आउट होता है। कई बार हमने देखा है कि इतनी ज्यादा बदकिस्मत तरीके से वो आउट होता है कि जैसे इस तरीके से आउट बहुत कम बैट्समैन होते हैं क्रिकेट मैचेस में। जैसे आप लोगों को याद होगा कि शॉट मारा, पुल शॉट मारा, फॉरवर्ड शॉट लेग के लग गई और फिर मिड विकेट पे चली गई, वहां कैच हो गया, इस तरीके से। या बाहर जाती हुई बॉल को कभी वो छोड़ रहा है लेकिन बॉल अचानक अंदर आ गई और फिर बैट में लग के विकेट में चली गई। कुछ तो भी इस तरीके से केएल राहुल आउट होता रहता है। तो ये तो हो गई 2 बदकिस्मती की बातें। लेकिन तीसरी जो बात है, जो उसकी वाकई गलती है, जो हमेशा मैं ये कहता हूं, मुझे उससे यही शिकायत है कि वो डर के बहुत खेलता है। अब आज के मैच में क्या हुआ, किस्मत ने यहां उसका साथ दिया कि उसके पास डरने का चांस ही नहीं था। मतलब वो तो उसे पता था कि आज अगर मैंने स्लो खेला डर के तो मैं तो पक्का टीम से बाहर ही हो जाऊंगा, फिर तो जनता मुझे छोड़ेगी नहीं। जनता तो वहां भर गई थी मैदान में। सुबह हम देख रहे थे कि ग्राउंड में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन जैसे ही इंडिया की बैटिंग आई और जहां वह यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने पीटना शुरू किया, स्टेडियम तो पूरा भर गया। तो वो देख के राहुल को समझ में आया होगा कि भैया आज अगर फास्ट नहीं खेला तो मेरा तो बहुत बहुत गालियां पड़ेंगी मुझे। यही रीजन है कि केएल राहुल रन बना पाया। और हालांकि ये बांग्लादेश के कप्तान ने बहुत ही थर्ड क्लास फील्ड सेटिंग कर रखी थी। उसके बॉलर्स ने बहुत गंदी बॉलिंग की। अब देखिए, अगर बांग्लादेश की जगह
कोई और दूसरी टीम होती जिसमें थोड़ी बहुत अकल होती, जो मदरसे में ना पढ़ के आई होती, तो वो लोग क्या करते? उन लोगों को सीधा ये करना था, नेगेटिव बॉलिंग करनी थी। नेगेटिव बॉलिंग करने के लिए आप लोगों को याद होगा पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो अहमदाबाद टेस्ट था ना, जिसमें विराट कोहली ने 186 रन बनाए थे। तो आप लोगों को याद होगा उस टाइम भी इंडिया को फास्ट खेलने की जरूरत थी और विराट कोहली की डबल सेंचुरी आने वाली थी। लेकिन स्टीव स्मिथ उसमें था कप्तान, क्योंकि ये पैट कमिंस चला गया था, उसकी मदर की डेथ हो गई थी, तो स्टीव स्मिथ उस मैच में कप्तानी कर रहा था। स्टीव स्मिथ ने क्या किया, 5-6 प्लेयर्स ऑन साइड में लगा दिए और इसके बॉलर्स को बोला विराट कोहली के पैरों पे बॉलिंग करो। अब ये होती है टैक्टिक्स कि आप जब बल्लेबाज को रन नहीं बनाने देना चाहते, नेगेटिव बॉलिंग इसी को बोलते हैं। बांग्लादेश ने किया ही नहीं, उन्होंने सारे पूरे मैदान में स्प्रेड कर दिए फील्डर्स बाउंड्री पे। तो इससे क्या हुआ कि जो अच्छी बॉल्स भी हैं उन पे भी सिंगल्स और डबल्स निकलते रहे, और जो लूज बॉल्स थी उनको तो बल्लेबाजों ने खूब चढ़ के पीटा, पागलों की तरह पिटाई कर दी इन लोगों ने। तो यहां बांग्लादेश की बहुत बड़ी गलती, इनको नेगेटिव बॉलिंग करनी चाहिए थी, वो उनको समझ में ही नहीं आया। मुझे ताज्जुब है शाकिब अल हसन जैसे बॉलर को नहीं समझ में आया। इसीलिए मैं कहता हूं ये मदरसा छाप लोग, इनमें अकल नहीं है, इनसे कुछ हो नहीं पाएगा। बेवकूफ कहीं के लगा देते 4-5 ऑन साइड में और उसके बाद आप करते रहते पैर पे बॉल। उस बॉल को मारना बहुत मुश्किल होता है, फिर उसमें बैट्समैन को जबरदस्त रिस्क लेनी पड़ती है, हवा में खेलना ही पड़ता है, अदरवाइज आप शॉट नहीं मार सकते हो। आप सिमिलर चीज ऑफ स्टंप के बाहर करने के लिए नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर कोई कहे कि भाई 5-6 ऑफ साइड में लगा दो और उसके बाद ऑफ स्टंप पे बॉल करो, वहां वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बैट्समैन को पूरा रीच मिल जाता है, हाथ खोलने का मौका मिल जाता है। ऑन साइड में ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए नेगेटिव बॉलिंग ऑन साइड में की जाती है, बैट्समैन के पैर पे बॉल करके। वो बांग्लादेश ने किया नहीं, इन लोगों ने खूब खीर खाई इंडिया के बल्लेबाजों ने खूब पीटा। केएल राहुल ने बहुत बढ़िया बैटिंग की और ये बहुत अच्छी किस्मत थी उसकी कि आज इंडिया को फास्ट खेलना था, इसलिए उसके पास चॉइस ही नहीं थी। जब भी ऐसा खेलेगा, अब इसको किसी को बताना चाहिए कि भैया तू हमेशा ऐसे क्यों नहीं खेलता है, मार पीट के खेल यार, जब क्या होगा, आउट हो जाएगा। 4 में से 2 पारियों में आउट हो गया, लेकिन जिन 2 को खेलेगा कम से कम रन तो बनाएगा। अभी डर के मारे ये होता है कि 68 बॉल में 16 रन बनाता है, 102 बॉल में 35 रन बनाता है, और फिर एक बॉल ऐसी आती है जिसपे आउट हो जाता है तो दुनिया भर की गालियां पड़ती हैं और फिर खुद के कॉन्फिडेंस का भी कबाड़ा हो जाता है। तो ये आज केएल राहुल ने बहुत बढ़िया काम किया। चलिए, अब इन लोगों ने 34.4 ओवर्स में कर दिया। अब इन्होंने इसमें देखिए आप, फास्टेस्ट 50 बना दी इन्होंने टेस्ट मैच में एक पारी में। मतलब किसी भी टीम ने 3 ओवर में ही इन्होंने 51 रन ठोक दिए। उसके बाद फास्टेस्ट 100 बना दिए किसी, मतलब पूरे टेस्ट क्रिकेट के 150 साल के इतिहास में, 200 साल के इतिहास में इन्होंने ये बना दिया रिकॉर्ड। फास्टेस्ट 50, फास्टेस्ट 100, 10 ओवर में फास्टेस्ट 150, फास्टेस्ट 200 किसी भी टीम के द्वारा। आज गजब की बात होगी, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया काम किया। देखिए, टेस्ट मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, बहुत सारे लोग मुझे ये बोलते हैं कि अरे आप हमेशा क्रिटिसाइज करते हो। मैं ये कहता हूं कि क्रिटिसाइज करने वाली बात नहीं है। आप भले हार जाओ मैच, लेकिन आप सही तरह से खेलो, जिस तरह से गेम खेला जाना चाहिए, जो सिचुएशन की डिमांड है आप उस तरह से खेलो। आज मैं विराट कोहली को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं कि उसको 2-2 लाइफ मिली और फिर वो आउट भी हो गया, 47 पे ही आउट हो गया, ऐसा नहीं है। वो जो सिचुएशन की डिमांड थी उसने उस तरह से खेला। जब उस तरह से खेलोगे आप, तो आपके कैच भी जाएंगे, आप रन आउट होते होते भी बचोगे, आपका स्टंप चांस भी मिस होगा, और इनमें से किसी चांस पे आप आउट भी हो सकते हो। तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आज ऋषभ पंत जल्दी आउट हो गया तो हो गया, उसने चांस लिया। जडेजा जल्दी आउट हो गया क्योंकि मारना था। लेकिन जब आपको फास्ट खेलना है, उस टाइम अगर आप स्लो खेलो और फिर आउट हो जाओ या फिर ना भी हो, तब तो गाली पड़ेगी ना। तो इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि मैं हमेशा क्रिटिसाइज करता हूं, बात वो नहीं है। आप सही तरह से खेलो, जो सिचुएशन की डिमांड है, जो टीम के इंटरेस्ट में जो गेम होना चाहिए, आप उस तरह से खेलो। उसके बाद मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सही तरीके से खेल रहे हो, जो टीम की डिमांड है, जो टीम की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप खेलो। फिर आप चाहे रन बनाओ या नहीं बनाओ, वो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपको मैच सेव करना है और उसके बाद आप उल्टे सीधे शॉट मार रहे हो, तो फिर मूड खराब होता ही है किसी का भी।
आज मुझे इंडियन टीम से कोई शिकायत नहीं है, हालांकि बांग्लादेश ने पूरा पूरा सपोर्ट किया है इंडियन टीम का कि आओ मिलकर पीटो हमको। वो उसी स्टाइल में इन लोगों ने भिखारी पने का अपना बिल्कुल वो दिमागी भिखारीपन उसका बिल्कुल नजरिया पेश किया है, इन्होंने नजारा पेश किया है। तो ये लोग ठीक है। अब उसके बाद जब इन लोगों ने डिक्लेयर किया तो इनके पास 52 रन की लीड थी। अब आए बांग्लादेश के ओपनर, उनका तो ये 1 पॉइंट प्रोग्राम था कि बिल्कुल आउट होना नहीं है, क्योंकि इनको 15-17 ओवर मिले थे जितने खेलने के, लेकिन पता था कि उतने ओवर तो होने वाले नहीं है। अब आप ये बताइए कि इन लोगों ने किस तरह से बैटिंग की। मतलब जो भी 20 ओवर बचे थे उसमें से 11 ही हो पाए, लेकिन इतना डर के खेल रहे थे कि इन लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं। और एक तरह से एक बात आप मान लीजिए, जब कभी बॉलिंग टीम विकेट लेने की कोशिश करती है ना, तो वो लूज बॉल्स भी करती है, लेकिन इन लोगों ने उसमें भी शॉट नहीं मारे। एक आध बड़ी मुश्किल से कोई शॉट मारा इन लोगों ने। ये जो खेल रहे थे इसमें इन लोगों ने टोटल जो 26 रन बनाए हैं, इसमें टोटल 3 चौके मारे हैं। वो भी एक तो हसन महमूद जो नाइट वॉचमैन, और वो नाइट वॉचमैन भी बताइए बेवकूफ कहीं का, नाइट वॉचमैन का मतलब क्या है? वो तमीम इकबाल बेचारा बाहर मतलब रो रहा था वो कि नाइट वॉचमैन का मतलब क्या है यार, कि तुम ही शॉट मारने चल दिए, छक्का मारने की कोशिश कर रहा है अश्विन के ऊपर। अश्विन की तो लॉटरी लग गई, उसको विकेट मिल गया, बोल्ड हो गया वो। फिर जाकिर हसन का तो पूरा ये सीरीज ही बकवास हो गई। 10 रन पे आउट कर दिया उसको एलबीडब्ल्यू, इसने अपने अश्विन ने। शादमान इस्लाम का कैच केएल राहुल ने छोड़ दिया। अब ये कैच देखिए, कैचेस छूट जाते हैं, लेकिन कैचेस वहां छूटने नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए, आपको मालूम है कि 15 ओवर आपको फील्डिंग करनी है। अब 15 ओवर में आपको तो कंसंट्रेट करना चाहिए ना। ऐसा नहीं था कि आप कोई दिन भर से फील्डिंग कर रहे थे, ऐसा तो था नहीं। तो मतलब आपको मालूम है कि यार 15, और आप इसी के लिए तो आए हो कि आपको विकेट चाहिए। कैसे आपने कैच छोड़ दिया यार? ठीक है, लेकिन अब क्या बोलोगे आप? कुल मिला के केएल राहुल की किस्मत में यही है, जब आज बैटिंग अच्छी की तो कैच टपका दिया, तो फिर जनता गाली दे रही है कि कैच टपका दिया। तो क्या करेंगे? बांग्लादेश ने 11 ओवर में 26 रन पे 2 विकेट, अब इनका 3 हो सकते थे। अब मुझे लगता है कि अब कल ना बांग्लादेश का कुछ हो नहीं सकता है। बांग्लादेश ने जिस तरह से आज बैटिंग की है या पिछले टेस्ट में बैटिंग की थी, ये लोग मुझे लगता है डरे हुए ज्यादा हैं, या अप्लाई नहीं करना चाहते, या पता नहीं क्या है। ये कल मुझे लगता है कि लंच के पहले ही इनके 4-5 विकेट गिर जाएंगे, डर के मारे ही गिर जाएंगे इनके, क्योंकि अब कल तो इनको मैच बचाने आना है और इनको पता है अभी तो 26 रन की लीड बाकी है। वो मुझे लगता है 26 रन बनाते बनाते ही इनके 2-3 विकेट गिर जाए। और अगर कहीं मोमिनुल हक आउट हो गया तो बिल्कुल ही कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि एक वही बैट्समैन ऐसा लग रहा है जो आउट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक तो आउट हुआ नहीं इस टेस्ट मैच में। पहली पारी में तो वो नॉट आउट था। अब कल अगर वो आउट हो गया तो इनका बहुत जल्दी पैकअप हो जाएगा, क्योंकि बाकी किसी बल्लेबाज का तो कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। वो मौलाना तो आउट ही है, मौलवी मुशफिकर रहीम, वो तो या तो नागिन डांस करेगा या बस मूंछ कटा के आ जाएगा वो। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश का पत्ता साफ है, और ये तो बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड हो जाएगा। मतलब 2 दिन के अंदर ही इंडिया पैकअप कर देगी। हालांकि इसमें बांग्लादेश का खुद का बहुत बड़ा हाथ है। तो अब देखते हैं क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश कल मैक्सिमम लंच के बाद या मैक्सिमम ये टी तक मुझे नहीं लगता कि ये लोग टिक पाएंगे। तो अगर टिक भी गए तो टी तक करके ये क्या कर पाएंगे? 52 रन की ये लीड निकालेंगे। उसके बाद इनकी हालत ये नहीं है कि मारपीट के खेले। तो जैसे रवि शास्त्री आज कह रहा था कि कल अगर टी तक ये खेले तो 200-250 रन बना देंगे। मुझे नहीं लगता कि वो अगर खेलेंगे भी तो उनकी अप्रोच कोई रन बनाने की रहेगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। वो डर डर के ही खेलेंगे। तो अगर ये टी तक खेले भी तो बहुत मुश्किल से ये 200 रन बना पाएंगे, क्योंकि इनको ये डर लगा रहेगा कि अगर हम मारने गए और कहीं आउट हो गए तो क्या होगा। उस चक्कर में ये आउट भी हो जाएंगे। तो एक्चुअली इनको नेचुरल गेम खेलना चाहिए, लेकिन ये खेल नहीं पाएंगे जिस तरह की इनकी बैटिंग अप्रोच अभी रही है। तो मुझे लगता है कि उसके बाद इंडिया को कुछ ऐसा ही टारगेट मिलने वाला है। अगर ये टी तक खेल गए और टी के आसपास ही आउट हुए तो इंडिया को बाद में मिलेगा 150 रन का 22-25 ओवर में 150 रन का टारगेट। और वो जो भी टारगेट हो इंडिया तो उसको अचीव करने जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो 10 ओवर में 150 हो।
इंडिया के पास तो कोई चारा है नहीं इसके अलावा। इंडिया को तो जाना ही जाना है, चाहे 10 ओवर में 200 का टारगेट हो या जो भी हो। अगर 20, 22, 25 ओवर में 150 का टारगेट है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज इंडिया तो किसी भी हालत में चेस करने जाएगी। तो देखेंगे कल, मुझे लगता है कि कल मजेदार मैच होगा और बांग्लादेश टेक पाने वाली नहीं है। तो व्यूअर्स, आप लोग बताइए, आप लोगों को क्या लगता है कि बांग्लादेश कुछ कर पाएगी या कल कब मैच खत्म होगा या इंडिया को कितना टारगेट मिलेगा? बाकी हमारे सतीश जो व्यूअर हैं उन्होंने एक सवाल पूछा था, तो अब मैं सतीश आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब कल मैच जरा खत्म हो जाए तो मैच की एनालिसिस करने के बाद अगर हमारे पास 2-3 दिन का टाइम रहेगा, इंडिया ने T20 की टीम भी डिक्लेयर कर दी है तो उसकी भी एनालिसिस करेंगे और फिर बाकी आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। तो आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। दिस इज विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।